श्री मोहम्मद नदीमुल हक अपनी बात जारी रखेंगे। सर, I thank you very much for giving me this time. प्लीज नो। ये जबर भी देखा है, तारीख की नजरों में लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सर, मोहतरम चेयरमैन साहब, प्लीज, आज मैं जिस बिल पर गुफ्तगू के लिए खड़ा हुआ हूँ, ये सिर्फ कोई कानूनी मसूदा नहीं है, बल्कि ये हमारे मुल्क की तामीर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रूह और एक निहायती पुरानी रवायत से जुड़ा हुआ मुस्तकबिल का मामला है। मैं आज इस ऐवान के सामने एक ऐसे फिक्रमंद हिंदुस्तानी की हैसियत से खड़ा हूँ जिसे अपनी माँ जैसी सरजमीन के हर शहरी से मोहब्बत है और जिसके दिल में ये सवाल है कि क्या हम उन रवायतों को भुला सकते हैं जिन्होंने हमें एक देश एक कौम बनाया है। आज हम जिस वक़्फ़ तरमीमी बिल पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मामला सिर्फ मुसलमानों से वाबस्ता नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के समाजी तवाज़ुन और शहरी तहजीब से जुड़ा है। सर, जिस बिल को हुकूमत लाना चाहती है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को शदीद नुकसान पहुंचाता है। हमारी बुनियादी बात यह है कि ये सिर्फ एक मजहबी मसला नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है। मैं एक बार फिर कहूँगा, ये एक निहायत अहम और संगीन आईनी मसला भी है। सर, और मौसम नूर, समीरुल इस्लाम, दूल्हा सेन और मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, हमारे सारे मेंबरान भी मौजूद हैं। हमारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और हमारी दीदी ममता बनर्जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं यहाँ अपनी पार्टी की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन का दफा करूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात तवज्जो से सुनी जाएगी और किसी भी फैसले से पहले इन जरूरी बातों का ख्याल रखा जाएगा। सर, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमें रास्ता दिखाती है। यही फर्क है आज की सरकार और हमारे नजरिए में, और यही वजह है कि हम भारत के आइन की हिफाजत के लिए अपना आखिरी कतरा खून भी देने को तैयार है। सर, वक़्फ़ तरमीमी बिल 2025 में कई संगीन खामियां मौजूद हैं। इसमें कानूनी ज़ाब्तों में खिलाफ वर्जियाँ हैं, आइनी उसूलों की पामाली है और ये एक गैर मुनासिब कदम है। इस बिल में बहुत सारे गैर मंतकी फैसले हैं। इसमें किसी भी तब्दीली की वाज़ेह तौजीह नहीं है और सबसे बढ़कर ये अक़लियतों के हुकूक को पामाल करता है। यहाँ तक कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, एंटी फेडरल है और फंडामेंटल राइट्स की भी खिलाफ वर्जी करता है। सर, मैं अपनी बात 10 पॉइंट में कहूँगा। पहला पॉइंट, उम्मीद। वक़्फ़ दरअसल सदका जारिया है, यानी ऐसी खैरात जो हमेशा के लिए हो, और लेकिन ये बिल वक़्फ़ की पहचान को कमज़ोर करता है और इस बात को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि वक़्फ़ क्या है। ये हुकूमत इस फैसले के नताइज को समझने में नाकाम है। ये बिल वक़्फ़ को उसकी तारीखी और मजहबी हैसियत से महरूम कर देगा। सर, रिफॉर्म्स के नाम पर हमारी सदियों पुरानी दीनी व समाजी इदारों को नया नाम देना वक़्फ़ की रूह के साथ एक भयानक मजाक है। मैं समझता हूँ कि ये ऐवान माने हाउस को खुद से पूछना चाहिए कि ऐसा डाइल्यूशन क्यों ज़रूरी है। ये करोड़ों मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहा है जिनके लिए वक़्फ़ ईमान, अकीदा और इज्तिमाई फ़क्र की अलामत है। ये बिल वक़्फ़ को हद से ज़्यादा सरकारी कंट्रोल में लाकर हमारी सदियों पुरानी रवायत और खिदमत के निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और अलमिया यह है कि जिस बिल को उम्मीद का नाम दिया गया है वो दर हकीकत लोगों के लिए मायूसी और बेचैनी लेकर आया है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। सर, मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं कि यहाँ पर इस बिल में ये शर्त रखी गई है कि कोई भी शख्स 5 साल तक इस्लाम पर अमल करने के बाद ही कोई दुरुस्त वक़्फ़ कायम कर सकता है। ये शर्त आर्टिकल 25 और 26 की खुली खिलाफ वर्जी है जो हर फर्द को बगैर किसी गैर ज़रूरी मुदाखलत के मजहबी आज़ादी, अमल, तबलीग और इदारा चलाने का हक देता है।
हैरत की बात यह है कि पाबंदी सिर्फ मुसलमानों पर लागू होती है, जबकि हिंदू, सिख और ईसाई चैरिटीज पर ऐसी कोई शर्त नहीं है। सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब 5 साल की शर्त लगाई गई है तो इसका सर्टिफिकेट कौन देगा कि ये मुसलमान 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं है? और प्रैक्टिसिंग माने क्या है कि 5 वक्त के नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज पर जाए कि ज़कात दे? इसका कहां से इसका डेफिनेशन होगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। और जेपीसी में जब ये बात उठी, जहां का मैं भी मेंबर था, तो जेपीसी ने अपने आखिरी जो रिकमेंडेशन में इसको और कह दिया कि ना सिर्फ प्रैक्टिसिंग होना होगा बल्कि उनको डेमोन्स्ट्रेट भी करना होगा कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। तो सर, क्या अब एक मुसलमान को किसी अथॉरिटी के पास जाके रजिस्टर करना होगा क्या, ताकि उसके मुसलमान होने का रिकॉर्ड रखा जाए? तो ये मुकम्मल तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर, और आर्टिकल 14 की खुली खिलाफवर्जी है जो कहता है कानून के सामने सब बराबर है और बराबरी के दरमियान इम्तियाज नहीं किया जा सकता। मुसलसल जहर घोला जा रहा है, सरासर झूठ बोला जा रहा है, तराजू है तवाजुन में नहीं। जब सब निकाल दीजिए सर, झूठ शब्द निकल गया। अच्छा ठीक है सर। मुसलसल जहर घोला जा रहा है, सरासर असत्य बोला जा रहा है, तराजू है तवाजुन में नहीं, जब बराबर कैसे तोला जा रहा है? सर, मैं तीसरे पॉइंट में आता हूं, ओरल वक़फ़ और वक़फ़ बाय यूजर पर। सर, इस बिल के तहत यह लाजमी करार दिया गया है कि हर वक़फ़ के लिए तहरीरी दस्तावेज यानी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। यह शर्त सदियों से राइज ज़बानी वक़फ़ और वक़फ़ बाय इस्तेमाल के उसूलों को मुकम्मल तौर पर खारिज कर देती है। मुस्लिम फ़िक़्ह ने हमेशा इस बात को तस्लीम किया है कि ज़बानी ऐलान से भी वक़फ़ कायम किया हो सकता है, और ऐसी ज़मीनें जो अवामी तौर पर मसाजिद, कब्रिस्तान या मदरसे के तौर पर इस्तेमाल होती रही हैं, वो भी वक़फ़ के दायरे में आ जाती हैं। इस हकीकत को नज़रअंदाज करके ये कानून हज़ारों ऐसे मौजूदा औक़ाफ़ को ख़त्म कर देगा जिनके पास कागजी सबूत मौजूद नहीं है। इस तब्दीली से न सिर्फ तनाज़ात पैदा होंगे बल्कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी का नुकसान भी रातों रात हो सकता है। ऐसी तारीखी मस्जिद, कब्रिस्तान और तालीमी इदारे जो शायद कभी सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड ना हुए मगर नस्लों से आवाम की खिदमत कर रहे थे, अब वो अपनी कानूनी हैसियत से महरूम हो जाएंगे। ये और कुछ नहीं बल्कि एक कल्चरल वैंडलिज्म है। मैं अपने चौथे पॉइंट पर आ रहा हूं सर, कि इस बिल में वक्फुल औलाद को इस तरह पेश किया गया जैसे ये सिर्फ एक वरासती चाल हो, जबकि हकीकत ये है कि ये एक नाकाबिली वापसी और नेक नियति पर मुबनी अतिया होता है जो शरीयत के उसूलों के तहत वाकिफ को ये हक है देता है कि वो अपने बेनिफिशियरी का इंतखाब खुद करे। तो मेरे हिसाब से ये मुदाखलत अननेसेसरी है। मैं 5वें अपने पॉइंट पर आता हूँ, डिजिटल निज़ाम और वामसी पोर्टल। इस बिल में वक़फ़ इमलाक को डिजिटाइज करने के लिए वामसी पोर्टल के इस्तेमाल की बात की गई है, लेकिन हकीकत यह है कि रजिस्ट्रेशन में ताख़ीर, पोर्टल हमेशा क्रैश होता रहता है और दीगर तकनीकी मुश्किलात आम मसला है। सर, अब यह सवाल है कि हम अपनी मजहबी जायदादों के मुस्तकबिल को इस नाकिस निज़ाम पर कैसे छोड़ सकते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ वही वक़फ़ तस्लीम किया जाएगा जो 6 महीने में रजिस्टर्ड हो जाए, और जो ना हो सकेगा तो उसका क्या हाल होगा? क्या वो हमेशा के लिए गैर कानूनी हो जाएगा? सब मंत्री जी बैठे हैं, जब ये जवाब देंगे तो इस पर थोड़ा अगर वाज़ा कर दें तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँगा। मैं 6ठे पॉइंट पर आ रहा हूँ सर, कि वक़फ़ बोर्ड और हमारे सेंट्रल वक़फ़ काउंसिल के कंपोजिशन पर। इस बिल का मकसद मरकजी वक़फ़ काउंसिल और रियासती वक़फ़ बोर्ड में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम करना है। सर, सेंट्रल वक़फ़ काउंसिल में 22 में से 12 और स्टेट वक़फ़ बोर्ड में से 11 में से 7 अरकान अब गैर मुस्लिम हो सकते हैं। सीओ भी, जो सीओ होता है वो भी गैर मुस्लिम हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसको वक़फ़ के लॉ से या जो जुरिस्प्रूडेंस है वक़फ़ का, उससे उसको वाकिफ़ होना ज़रूरी है। इसके अलावा कई ओहदों से मुसलमान होना लाजमी की शर्त भी हटा दी गई है।
ये एक वाज़ा कोशिश है कि मुसलमानों का अपनी ही मजहबी इमलाक पर अख्तियार कम किया जाए और इंतजामी अख्तियार को सेंट्रल कंट्रोल के मातहत लाया जाए। सर, दिलचस्प बात यह है कि जब यह बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें एक बड़ी ड्राफ्टिंग की गलती रह गई थी। उसमें लिखा हुआ था कि एनी मेंबर हु इज ए नॉन मुस्लिम विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो यानी हुकूमत ने बिल पेश करने से पहले अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया और ये गलती हम लोग जेपीसी में जाकर के पकड़े। इसलिए जरूरी है ऐसे बिल्स को पार्लियामेंट्री कमेटियों में भेजा जाए ताकि ठीक से स्क्रूटनी किया जाए। आप सब जानते हैं सर 10 में से 7 बिल स्क्रूटनी में जाते थे, अब सिर्फ 2। सर, इस बिल में ख्वातीन की नुमाइंदगी का जिक्र किया गया है, मगर हकीकत यह है कि ख्वातीन पहले से ही वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में वो मेंबर हैं और स्टेट वक्फ बोर्ड में भी मेंबर हैं। कहा जा रहा है कि उनको यहाँ पर उनको प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन सर यहाँ पर मेरे पास ये एक्ट की किताब है और इसमें 4 फरवरी 2009 में जो कंपोजिशन है उसमें मैं 3 नाम पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी जम्मू से, डॉक्टर मिसेस सैयद तस्वीर नसरीन कलकत्ता से और श्रीमती मुनव्वरी बेगम तमिलनाडु से। तो ये तो पहले से है, ये महिला तो पहले से वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर है, फिर आप क्या रिजर्वेशन हम लोग को दे रहे हैं कि बोल करके ये है? वो तो हमारी पार्टी देती है सर। 39% वीमेन एमपीज वो हमारी पार्टी के पास है। 14% में लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। सर, इस बिल में ये भी चेंज किया गया, जो इलेक्टेड बॉडी थी, बहुत सारे इलेक्ट होके आते थे, अब सिर्फ नॉमिनेट होके आएंगे, अपॉइंट होके आएंगे। तो ये आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है सर, जो हर मजहबी ग्रोह को अपने मजहबी मामलात में खुद चलाने का बुनियादी हक देता है। सर, ये क्लॉज मुकम्मल तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस बिल में बोहरा और आगा खानी कम्युनिटी की भी बात शामिल करने की गई है। जेपीसी में सर बोहरा लोगों ने आकर के अपना डिपोजिशन दिया था और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग इस एक्ट के तहत कहीं भी नहीं रहना चाहते, हमारा अपना निजाम है। अब जबरदस्ती उनको ला करके आप उसको बना रहे हैं जो खुद मेंबर नहीं बनना चाहते।